संघर्ष है असत्य और सत्य के बीच, युद्ध है न्याय और अन्याय के बीच, जंग है सच और झूठ के बीच, लेकिन हर हाल में जीतेगा भारत, क्योंकि हम डंके की चोट पर कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। सीतामढ़ी ज़िला और बिहार में जो है जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध करने वाले जो लोग हैं अधिकतर 15 साल 17 साल 17 18 साल जो नाबालिग हैं वो अपराध की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन उनके सामने एक नज़ीर पेश करना, जो एक रोल मॉडल होता है वो पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हम आपको सीतामढ़ी और बिहार के जो लोग थे जिन्होंने बिहार से निकल के कुछ अच्छा किया है, एक आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की थी। इसी क्रम में हमारे साथ में है बहुत ही जाने माने चेहरा हैं टीवी पत्रकारिता के रिपब्लिक भारत में, आप इनको देखते होंगे और पहचानते होंगे। हम इनसे मिलवा दें, आप हमारे साथ में रवि मिश्रा जी हैं और ये पत्रकार हैं, आर भारत टीवी में इनका शो आता है और इनसे हम बात करेंगे इनका कैसे जीवन बीता, बिहार से निकल करके दिल्ली और नोएडा तक का सफ़र अभी तक का जो रहा किस तरीके से रहा। सर स्वागत है आपका। थैंक यू आदि। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि जब आप बिहार से निकले तो कैसा माहौल था आपका बचपन का, या उसके बाद से किस तरीके से आप आए? जो आप कह रहे थे कि बिहार में जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं और जो लोग अपना करियर बना रहे हैं या जो वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए रोल मॉडल, तो देखिए रोल मॉडल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि संघर्ष जो है एक बिहार के धरती पर, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो चाहे नौकरी का हो, उस संघर्ष से ही लोग निकल के बने हैं। और ज़्यादातर आपको कहानियाँ जो हैं बिहार से माइग्रेशन, क्योंकि हमारा भी एक माइग्रेशन हुआ है जॉब की वजह से, तो जो माइग्रेशन की जितनी आप कहानियाँ हैं और जितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो लोग संघर्ष से ही निकले। तो उनके सामने जो चैलेंज था शायद उसी से वो सीख के, उसी से लड़ के वो निखरे भी हैं, वो बेहतर भी हुए हैं, उन्होंने अपने लिए रास्ते भी बनाए हैं। अब मेरा जहाँ तक सवाल है तो मैं छपरा का रहने वाला हूँ बिहार का, और मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, फिर ग्रेजुएशन मैंने वहीं जयप्रकाश विश्वविद्यालय से किया। लेकिन चूँकि उस समय जो समय था वो जंगल राज जिसको कहा जाता है आज की तारीख में, 90 के दशक जो मीडिया में चलता है, तो वो वही समय था। तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नाम मात्र की थी, हम खुद मतलब हमारे क्लासेस नहीं लगती थी, हम घर पे ही पढ़ा करते थे। बिजली का कोई ठिकाना नहीं रहता था और गरीबी तो थी ही, बेरोज़गारी थी ही। मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे जो कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। सरकारी नौकरी उनकी लगी नहीं, हालांकि वो MA BEd थे, हाईली एजुकेटेड थे। लेकिन हम ये देखें कि मेरी नहीं, मेरे पहले की ही जनरेशन से ये दिक्कत वहाँ पर आ रही थी कि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोगों को सरकार नौकरी नहीं दे पाती थी। अब जो सक्षम था वो उस समय भी बाहर चला गया, जो नहीं था उसको वहाँ मजबूरी में रहना पड़ता था। तो काफ़ी मतलब आप मान के चलिए कि काफ़ी गरीबी के हालात में मतलब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि परिवेश ऐसा था कि ऐसा लगता था कि रास्ता इसी में से निकलेगा। और जो आप कह रहे हैं कि लोग क्राइम की तरफ या अपराध की तरफ या फिर कुछ ऐसा रास्ता चुन रहे हैं, तो सबके पीछे ये है ना कि जल्दी हासिल करने का जो जल्दबाजी है, उसकी वजह से कई दिक्कतें हैं। अब समय बदला है, लोगों को हर तरीके की सुविधा चाहिए। यूथ भी बिहार का जो चाहता है कि मुझे भी ये सब चाहिए जो उसे फिज़िकल वर्ल्ड में दिखता है। और हमारे समय ये एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं थे। हमारे सामने एग्जाम्पल्स ऐसे थे कि सब लोग संघर्ष में, सबके सामने एक साझा चुनौती थी कि बेहतर पढ़ाई कर लें किसी तरीके से, लालटेन में ही पढ़ लें तो पढ़ लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे स्कूल में, क्योंकि सरकार को खुद पता था कि हम बिजली नहीं दे रहे हैं, तो शनिवार को पढ़ाई नहीं होती थी और विद्यालय में मतलब 10वीं तक, और हम बैग की जगह हम टीन का कनस्तर लेके जाते थे स्कूल। अच्छा। क्योंकि उस दिन क्या होता था, 3 लीटर केरोसिन तेल हमें मिलता था है ना, सरकार खुद इंतज़ाम करती थी। उसको पता है कि हम बिजली नहीं दे रहे तो चलो तेल दे देते हैं, जो कि ब्लैक में मिलता था महंगा और हमें थोड़ा कम दर पे मिलता था, ताकि हम वो ले जाके हफ्ते भर पढ़ाई कर सकें। तो ये सिचुएशन थी। जब बिहार के जो युवा होते हैं, ख़ास तौर से जो
मध्यवर्गीय होते हैं उनका डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS के अलावा कुछ सोचता नहीं है। आप हमने कहीं जैसे बड़े हुए तो पत्रकारिता एक एक्सेप्शन माना जाता है, और आप भी पत्रकारिता में आने का, और उस सिचुएशन में जब 1990 के दशक में तो साइंस लेने के अलावा कोई आर्ट्स या कॉमर्स ले ले तो उसको तो अछूत माना जाता था। बिल्कुल, ऊपर से जो अपर कास्ट फैमिली होती है, जो ब्राह्मणों के परिवार में होते हैं, वो तो और ज़्यादा कि आप कैसे कॉमर्स ले सकते हैं या कैसे आर्ट्स ले सकते हैं, फिर आप कैसे ये पत्रकारिता की तरफ कैसे? देखिए, विषयों का चयन आप सही कह रहे हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था खुद। अच्छा। और मैं अच्छा स्टूडेंट था साइंस का अपने विद्यालय में। जब मैंने बोर्ड किया था तो उस समय लगभग पूरे बिहार के रिज़ल्ट 3% ही आया था। ओह। और स्कूल बच्चे फेल हुए। मेरे खुद विद्यालय में 300 बच्चे फेल हुए थे। हम कुल 8 लोग जो हैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। अच्छा। तो हमें लगता था हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और वहाँ के जो JP यूनिवर्सिटी है वहाँ हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। और उसमें एक ये भी था कि +2 का सिस्टम नहीं हुआ करता था। 10वीं से सीधे हम यूनिवर्सिटी में आ जाते थे। कॉलेज कहा तो हम 14 साल में ही मैं यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर गया 11वीं करने के लिए। यूनिवर्सिटी का बड़ा कैंपस, उसमें PhD करने वाले भी हैं, उसमें मास्टर्स करने वाले भी हैं, हम लोग भी हैं। हालांकि कॉलेज चलते नहीं थे, एडमिशन के समय भीड़ भाड़ होती थी, 1 महीने बाद सब कुछ सेटल। ये जो है ना कि साइंस कॉमर्स, उसका रीज़न ये है कि जब वहाँ पे विज्ञान लेने की बात आती थी तो हमारे यहाँ एक वो है बिहार में कि इंटेलिजेंट लोग जो है ना साइंस पढ़ते हैं। साइंस एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, वो एक मुश्किल सब्जेक्ट है और वो सबके बूते की बात नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट होगा वो ये पढ़ेगा। स्टेटस की बात है, स्टेटस सिंबल की बात है। तो जो साइंस पढ़ेगा वो क्या करेगा? साइंस पढ़ेगा तो वो फिर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो यहीं से वो ट्रेंड शुरू हो जाता था। ज़्यादातर लोग जो अपने पहले के थे वो लोगों को यही समझाते थे कि जो इंटेलिजेंट है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि इसके बहुत सारे आयाम हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि इसमें करियर अच्छा था, डॉक्टर बनने पे कमाई अच्छी थी, ये भी लोगों के दिमाग में है। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोफेशन को ऐसे ही नहीं देखते हैं कि हम कोई करियर बना रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत सामान्य था कि आपकी कमाई क्या है, आप कितना कमा लेते हैं, ऊपर से कितना कमाते हैं, नीचे से कितना कमाते हैं, बड़े सामान्य से प्रश्न थे। तो ये एक दिक्कत समाज में ये भी थी वहाँ कि दहेज बहुत आम प्रचलित है। तो डॉक्टरों के, इंजीनियरों के रेट बड़े हाई थे, है ना। तो उनको कैश भी तो कराना था कि अगर हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, भले ही वो बाद में इंजीनियरिंग छोड़ दे, लेकिन अगर हमने उसको बीटेक करा लिया तो हम यहाँ के बिहार के दहेज मार्केट में उसको ज़्यादा दाम पे बेच पाएंगे। और ये मैं मतलब इसमें मुझे संकोच नहीं कहने में, ये था। और ये बड़ा फैक्टर है। सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के पीछे भी एक बड़ा फैक्टर है। चलिए, वो स्थायी होना ये तो है, लेकिन आज भी आप जाएंगे शादी ब्याह में, सरकारी नौकरी वाले का रेट बिहार में ज़्यादा है और प्राइवेट वाले चाहे कितने भी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनका कम है। लोग सोचते थे कि चपरासी भी मिल जाए तो सरकारी में मिल जाए। ये एक माइंडसेट था। इस माइंडसेट के पीछे इनसिक्योरिटी थी। वहाँ जो माहौल था उसमें जो इनसिक्योरिटी थी लोगों में कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, वहाँ पे उन्होंने देखा नहीं कभी उद्योग धंधे, हमने खुद नहीं देखा। तो ये सब कुछ था। तो मेरे साथ यही था। +2 तक मैंने भी किया, अच्छा स्टूडेंट था। मेरे टीचर्स चाहते थे कि मेडिकल करो, लेकिन वो होता है कि जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में आते हैं तो कुछ सच्चाई का सामना होता है। तो हालात ये थे कि साइंस पढ़ने तक के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मतलब इतना महंगा मुझे वो कॉस्ट लगता था, क्योंकि ट्यूशन पढ़ना पड़ता था, फिर आपको महंगी बुक्स लेनी पड़ती थी, अंग्रेज़ी की किताबें पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि साइंस आगे आप हिंदी में नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी। तो मेरे लिए मुश्किल दिख गया। मुझे लगा कि ये थोड़ा मैं फंस जाऊँगा इसमें, क्योंकि परिवार में इतना स्थिति नहीं थी। हालांकि मैंने खुद ही ट्यूशन पढ़ाना वगैरह शुरू कर दिया था, जैसा अमूमन वहाँ पे होता भी है। 10वीं पास किया तो 10वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है, कि अपना खर्च निकल सके। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं शायद कर पाऊँगा बीच में मेडिकल इंजीनियरिंग। हालांकि ये पता नहीं अच्छा फैसला था, सही फैसला था, लेकिन उस समय के हिसाब से मुझे जो ठीक लगा, क्योंकि मेरे परिवार में इस बात का कभी कोई दबाव नहीं था कि तुम यही करो या यही करो। उस उम्र में भी मुझे अपने फैसले लेने पड़ते थे, मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने फिर हिस्ट्री ऑनर्स चुन लिया। मैंने कहा कि अब सबसे आसान तरीका यही है कि हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, किताबें आराम से मिल जाएंगी, घर में बैठ के पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, हिस्ट्री ऑनर्स किया। और ऑनर्स करने के बाद पढ़ते पढ़ते, चूँकि उस समय मुझे फिर पढ़ाई का चस्का बहुत ज़्यादा लग गया, मतलब आउट ऑफ सडन मैंने आप ये कह लीजिए कि इतना हो गया कि मैंने अपना मीडियम जो हिंदी था वो चेंज कर दिया ग्रेजुएशन में। उस जगह पे जहाँ हर व्यक्ति हिंदी में पढ़ता है, हिंदी पेपर देता है, मैंने
कन्वर्ट कर दिया पूरा अपना। मैं पटना जाता था सुबह, और वहाँ गांधी मैदान के पास किताबें मिलती हैं जो लोग पढ़ के छोड़ देते हैं, तो फिर उसमें से JNU की किताबें, DU की किताबें, बुक्स मैं वहाँ से कैरी करके लाता था, फिर उसको पढ़ता था मैं। वो कहीं काम ही नहीं आने वाला था वो मेरे ग्रेजुएशन में, बट वहाँ से एक प्रोसेस शुरू हो गया। फिर मैंने और अच्छा लगा, तो और पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आ गया क्यों ना एक ऐसे प्रोफेशन में जाया जाए जहाँ इस सारी पढ़ाई का, इस नॉलेज का कुछ सही इस्तेमाल हो पाए। तो कुल मिला के मुझे लगा कि पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारिता का पी भी नहीं पता था, लेकिन पत्रकारिता कर सकते ऐसा लगा। अखबार में पढ़ता था, द हिंदू वगैरह, उस समय लेट एडिशन आया करते थे, एक दिन बाद मिलता था। मतलब दुनिया में जो अखबार एक दिन पहले पढ़ लेते थे, छपरा में एक दिन बाद आता था। खाली छपरा की वो समस्या थी पूरे बिहार की, शायद पूरे बिहार। वैसे द हिंदू जैसा अखबार कम ही लोग पढ़ते थे, लेकिन मैं पढ़ता था तो बहुत, मैंने 10 साल पढ़े उसको, लेकिन वो एक दिन बाद आता था। लेकिन हम उसको पढ़ते थे नॉलेज के लिए, अपना थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए। कहते हैं ना कि डेस्टिनी है, मतलब आप लोग हिंदी समाचार सुनते थे, मैं ना BBC वर्ल्ड रेडियो में लगा के छत पे बैठ के सुना करता था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका एक असर क्या हुआ कि हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, उसके उच्चारण सही होने लगे। बहुत ध्यान से सुनने के बाद डिक्शन जो है वो एकदम करेक्ट होने लगा, हिंदी का, इंग्लिश का, सब कुछ। उसको डिकोड करना, पढ़ना, उसको स्पेल आउट करना, सब कुछ ठीक हो गया। तो वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल करते करते वो धीरे धीरे, तो फिर जब हुआ कि पत्रकारिता कर लें क्या, ऐसा लगा। तो जब तलाश किया तो पता चला कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं, कहीं कोर्स नहीं होता था। पटना में शायद एक हिंदी डिपार्टमेंट में कुछ डिप्लोमा वगैरह करते, तो मुझे कुछ वो समझ में आया नहीं। तो फिर मैंने सबसे वैसे शुरू किया ना, जैसे अपने यहाँ लोग करते हैं कि सबसे सस्ता कोर्स कहाँ होगा पत्रकारिता का, सबसे सस्ता और सुलभ। तो फिर हुआ कि इग्नो में सस्ता है, तो मैंने कहा इग्नो नहीं करते हैं, इग्नो में प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। तो फिर दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस थे, ये बहुत महंगे थे, यहाँ रहना, फूडिंग, लॉजिंग बहुत महंगा था, मेरे लिए वो सब संभव नहीं था। तो फिर मैंने माखनलाल का देखा, तो उसमें उस समय वो 2 मास्टर्स का 25,000 के आसपास था, जिसको हमको 3 महीने पे 3 हज़ार करके देना होता था। बट स्टिल वो 25,000 मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। मेरे फादर के लिए भी पॉसिबल था, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था। सो व्हाट हैपन कि जब एक बार एंट्रेंस मैंने निकाला, तो मैंने फिर एडमिशन किसी को बताया नहीं, मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं इधर उधर कुछ करने लगा, पढ़ने लगा, फिर सोचने लगा क्या, कैसे जाऊँ, कैसे। ये मेरे बात फादर को पता चल गई कि इसने जो है ड्रॉप कर दिया है। सेकेंड टाइम मैंने फिर जो है दूसरे साल एंट्रेंस दिया, और फिर वही लेटर घर पे आ गया कि आइए एडमिशन लीजिए, क्योंकि वो रिटर्न निकालना तो बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसके आगे का सब कुछ खेल नहीं था। देन मेरे फादर ने कहा कि तुम जाओगे, चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। तो मेरे फादर ने किया ये कि मेरी बहन के लिए कुछ पैसे वैसे शादी के लिए जोड़े थे उन्होंने बैंक में, उसको उन्होंने तोड़ दिया, FD वगैरह, और कहा कि तुम लोग पढ़ ही लो, छोड़ो, ये देखा जाएगा। देन ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे रहने खाने का सब मैं देख लूँगा, तुम जाओ। तो मैं बड़े ही बोझ के साथ मैं भोपाल पहुँचा कि मेरे ऊपर अब बहन की जिम्मेदारी आ गई है शादी की। तो ऐसे मैंने शुरू की वहाँ पे। अच्छा, मैं ऐसे माखनलाल में एंट्री हुई मेरी। एक बात और ये आती है कि बिहार में जब अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पे पत्रकारिता की जो स्थिति है, पत्रकारिता की स्थिति छोड़ दे या अन्य जो सामाजिक तौर पर पत्रकार सीधा समाज से जुड़ा होता है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे युवाओं को पत्रकारिता की तरफ आना चाहिए, या जो अभी एक भेड़ चाल चल रही है? मैं समझ गया। देखिए, मेरा अपना बहुत मानना है, बहुत एकदम स्पष्ट मानना है। जब मैं भी वहाँ पढ़ता था तो वहाँ भी एक भेड़ चाल थी। 10वीं पास करते, आप लंबे हैं तो एयरफोर्स में चले जाइए, आर्मी में दौड़ जाइए, सिपाही में भर्ती हो जाइए। लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, तो आप रेलवे के एग्ज़ाम दे लीजिए। ये जनरल ट्रेंड है। अगर आपने +2 क्रॉस कर लिया तो लोग कहेंगे कि आप NDA दे दो, ये दे दो। ग्रेजुएशन में आ गए तो SSC दे दो, बैंक PO दे दो। ये एक भेड़ चाल है। लेकिन अब इसमें ये सवाल सबके सामने है कि हमको क्या करना है, किसी भी एक यंग स्टूडेंट को क्या डिसाइड करना है, ये तो उसको खुद पूछना पड़ेगा। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जो चैलेंजिंग भी है, चुनौतीपूर्ण है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। मतलब आपको जो गुण चाहिए आप में पत्रकार बनने के लिए, वो बहुत डिमांडिंग है। लेकिन इसकी एंट्री के लिए कोई डिमांड नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए, IIT के लिए आपको बहुत टफ एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें एंट्री के लिए बहुत टफ नहीं है। आप इस फील्ड में घुस सकते हैं, कहीं से कोर्स करके कहीं से करियर शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेल करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, वो एक बहुत ही कंसिस्टेंट और
क्या कहें उसको, बहुत मेहनत के बाद, लंबे समय तक लगन और ध्यान के बाद वो सब आता है जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये हम उसमें देखना पड़ेगा हर स्टूडेंट को कि क्या इसके लायक वो जो, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, न्यूज़ की समझ हो, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, राइटिंग स्किल हो, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक अंदर जुनून भी चाहिए आपको, क्योंकि बिना पैशन के ये प्रोफेशन कोई फॉलो नहीं कर सकता है। सिर्फ कोई जॉब के लिए अगर आता है तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि 2 से 4 साल के बाद उसका मन इससे भाग जाएगा, अगर सिर्फ वो नौकरी के लिए, नौकरी की तलाश में आता है। एक बात और कि तो ये मेरा सलाह है कि ये चीज़ अपने आप को देखने की ज़रूरत है। देखिए आजकल डिजिटल है, बहुत कुछ है, लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं अपने घरों से ही जर्नलिज्म शुरू कर सकते हैं, वो सब जर्नलिज्म है। लेकिन जिस जर्नलिज्म की तरफ हम देखते हैं कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि भाई अगर हम अपने ज़िले में कुछ शुरू करते हैं तो वो ज़िले का सबसे बड़ा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए जो क्वालिटी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपको अर्जित करना है, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो पैशन है कि नहीं। आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। वो मनोज भावुक सर हैं, उनका मैंने चैनल देखा था जिसमें आपने कविताएं लिखी हैं, कविताएं बोला भी है। और सबसे ये कि बिहार में जो भाषा को लेकर के, जैसे कि सौ में जो अंतर है, रॉ में जो अंतर है, और वो भाषा एक तरीके से मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए लोगों में। तो आपने उस समस्या से कैसे, देखिए बहुत मज़ेदार बात आपने पूछी। देखिए समस्या वो समस्या है नहीं, ठीक है, उसको समस्या की तरह देखना समस्या है। पहली बात तो ये है। बिहार से आने वाले, जब शुरुआत के दौर में मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली आया तो लोग अपने आप को बिहारी कहने में हिचकते थे। पहली समस्या तो यहीं से थी। जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करने से हिचकते हैं तो फिर आप अपनी समस्याओं को भी छुपाते हैं, फिर आप कवर अप करना चाहते हैं, या तो बोलते नहीं हैं, कम बोलेंगे, या वही बोलेंगे जितने से काम हो जाए। तो जिन जिन एरियाज़ में आपको दिक्कत है उस पर एक तो ये, उस समय ये हुआ कि हम जैसे लोगों ने इस चीज़ को क्रैक किया पहली बार, कि हम खुल के आए, हमने कहा कि हाँ हम बिहार से हैं, हम हिंदी भी जानते हैं, हम अंग्रेज़ी भी जानते हैं, हम जैसी भी हिंदी जानते हैं तुमसे बेहतर जानते हैं। अगर कोई हमें चैलेंज करता है तो सिर्फ उच्चारण और भाषा से अपने आप को कमतर कहना ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब रहा सवाल की रिक्वायरमेंट हमारे इस इंडस्ट्री की है कि आपको भाषा पे करना है, तो 2-3 चीज़ें बहुत मोटी मोटी मैं बता दूं, जिसको भी अपनी लैंग्वेज ठीक करनी हो। इसमें पढ़ना, सुनना और लिखना, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसमें 6 महीने से साल भर की मेहनत है। आपकी भाषा कितनी भी ख़राब हो, स, श, ड़, जो भी ख़राब हो, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सुनना, लिखना और पढ़ना कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब ये वैसे तो बड़ा आसान सा लग रहा है कि हाँ पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने का जब मैं कहता हूँ तो आप पढ़ें तो नोटबुक रखिए, जब आप वर्ड्स को देखते हैं हिंदी के, अंग्रेज़ी के, उसको लिखिए जो नहीं आता है। डिक्शनरी को देखें। आप तो मोबाइल है, मेरे समय में तो हम लोग मोबाइल नहीं था तो डिक्शनरी मोटी होती थी, हर वर्ड को पलटना, और हम नहीं ध्यान देते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं कि शब्द देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। लेकिन आप एक डिक्शनरी की एक वर्ड देखेंगे तो शब्द के साथ उसके उच्चारण को ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसको उस उच्चारण को डिकोड करना सीखना, फिर सही चीज़ बोलना, देन उसके यूजेस को समझना, ये तब हेक्टिक हो जाता है। तब ये इसमें किसी का मन नहीं लगेगा। ये 10 दिन में काम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार आगे इस प्रोसेस में चलेंगे, सुनने की बात है, आप अच्छे प्रोग्राम, अच्छे शोज़, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको सुने, ध्यान से सुने कि कैसे बोलते हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। अपना जो गलत बोलने का तरीका है उसको आइडेंटिफाई कर लेना पहली जीत है। मतलब शंकर होगा कि शंकर होगा, जिस दिन आप ये पता कर लेंगे उस दिन आप सही बोलने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जिसकी भी दिक्कत है, ये सब अभ्यास, संस्कृत बोलना, मैं खुद भोजपुरी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, भोजपुरी में लिखता हूँ, गाता हूँ, बोलता हूँ, मेरी भोजपुरी पे एक्सटेंडेड कमांड है। लेकिन कभी भी भोजपुरी को मैं अपनी हिंदी पे आने नहीं देता, अपनी हिंदी को कभी अंग्रेज़ी पे आने नहीं देता, या अंग्रेज़ी को कभी हिंदी पे नहीं आने देता। तो ये जो सेपरेशन है, ये सब उसी से आएगा जो मैंने बताया कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुने और उसको लिखें भी। तो ये एक फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं, इसके अलावा बाकी कोई फार्मूला, आपको घूम के यहीं आना है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कोई भी ट्रेनिंग दे दे। वर्ड्स को ठीक कराया जा सकता है, कुछ वर्ड्स में फंसते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, उसको आप किसी सही आदमी से पूछ के बोल लें। भाई कत्ल होगा, कत्ल होगा, नुक्ता लगेगा तो नुक्ते को कैसे निकालेंगे, उसकी कुछ एक्सरसाइज तो हैं, वो आप मास कॉम करेंगे तो आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट सिखा देंगे, वो टेक्निकल चीज़ है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक समझ है, उसका इस्तेमाल करना, ये सब वही 3 फार्मूला है
तो मैं तो ये बोलूँगा कि जिसको भी अगर इस फील्ड में आना है उसको पढ़ने लिखने और उसको बोलने, इन तीनों कलाओं को थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। काफ़ी समय होता है ग्रेजुएशन में, आप 1 साल इसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं हर 1-2 घंटे को, हर दिन 1 या 2 घंटा, और ये बहुत मज़ेदार है। 4 ग्रुप में लोग बैठ के आराम से इसमें एंजॉय करते हुए कर सकते हैं, अब वर्ड्स को एक्सचेंज करके बोल के। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबसे अच्छे एंकर, सबसे अच्छी भाषा, सबसे अच्छे उच्चारण सब बिहार के लोग हैं। अच्छा, मैं आपको, आप उंगली में कोई एंकर नाम मुझे बताओ जो आपको अच्छा लगता हो। नहीं, श्वेता सिंह, कोई भी। हाँ। हमारे यहाँ रिपब्लिक में भी हैं, हमारे यहाँ आज तक में भी हैं, NDTV में रवीश कुमार भी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप काउंट करना शुरू करिए। ये कहने की बात है कि बिहार के लोगों की भाषा जो, लेकिन जितनी भाषाई पकड़ उनकी है और जिनको आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो वही लोग हैं हिंदी में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। बहुत सारे लोग मुझे भी नहीं जानते थे कि मैं बिहार से हूँ, जब तक कि मैंने ये बोला नहीं कि मैं बिहार से हूँ। हाँ, आपकी भाषा से पकड़ में नहीं आती वो बात। लेकिन बात ये नहीं है, आप देखो कि वहीं से निकले हुए लोग हैं ये सब। तो ये तो इस चीज़ से निकल जाइए कि बिहार के लोगों की भाषा ख़राब है या लैंग्वेज ख़राब है। उन्होंने बस अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया कि हाँ ये समस्या मुझे इसको ठीक करना। जैसे ही उन्होंने देखा अपना ठीक कर लिया। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को, किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अपने आप को उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रदेश की भाषा है और उसका एक असर है सबके ऊपर। पंजाब वाले की हिंदी पे थोड़ा पंजाबी है, बंगाल वाले की हिंदी पे थोड़ा बंगाली है, बिहार वाले की वैसे ही थोड़ी सी बिहारी रहेगी, यूपी वाले पे थोड़ा सा है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कमतर करके देखना चाहिए। आपने 1990 के दशक का और अभी के दशक में बिहार में जो युवा जो हैं, जो अभी 25 साल तक के हैं या 26, 27, 28 साल तक के हैं, तो 1990 के दशक में क्या समस्याएं थी और उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत क्या होता था, और अभी वो प्रेरणा स्रोत को क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं पहचान पा रहे हैं। देखिए, उस समय भी एक चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। हर जनरेशन की अपनी समस्याएं होती हैं, हम ये नहीं कह सकते। कई बार संसाधन का न होना एक समस्या है और कई बार संसाधनों का बहुत सारा हो जाना भी समस्या है। आप इस चीज़ को समझिए। एक समय में हमारे पास टेलीफोन हुआ करता था तो हम डायल करते थे, मुश्किल से जाते थे, हम मिनट काउंट करते थे, पेमेंट करते थे, बूथ पे रहते थे। आज मोबाइल है, आसान हुई है ज़िंदगी, लेकिन मोबाइल ने फिर समस्याएं भी आपके सामने पैदा की हैं। तो हर चीज़ एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन के साथ है। तो आज की जो यूथ हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, हमारे बिहार से एक्सीलेंट लोग निकल रहे हैं। अभी आप देखिए, आपने T20 देखा होगा, इंग्लैंड वाला, अपने बिहार के लड़के ने क्या शतक मारा। तो बिहार का ही टैलेंट है, रॉ टैलेंट, पटना का लड़का। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? तो ये थोड़ा सा, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता। हर यंग जनरेशन अपना जरा रास्ता जानता है। जिस समय हम थे, हम सब दिमाग लगा रहे थे, आज भी लोग हैं, आज भी हर सेक्टर में लोग जा रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वहाँ रह गए हैं, जो वहाँ फंस गए हैं, उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल्स को सेट करते रहना, उनको बताते रहना, उनको ये दिखाते रहना कि इसमें भी सक्सेस रेट है, इसमें भी सक्सेस रेट है। ये बड़ा अच्छा है, ये जैसे आप कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की चीज़ें लोगों को बताती हैं, दिखाती हैं, 4 तरह के व्यू आते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई सक्सेसफुल आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास एक अनुभव है जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है ये अनुभव किसी को और ज़्यादा लाभ दे। मतलब हो सकता है कि कोच जो है उसने इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो, लेकिन उसका स्टूडेंट जो है, आचरेकर के छात्र सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए। लेकिन गुरु ने जो है उतना बड़ा ओहदा कभी नहीं पाया था, लेकिन उनका अपना अनुभव था क्रिकेट खेलने का, जिसको उन्होंने उनको दिया। तो ये कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। मुझे लगता है ये कनेक्ट इस तरह की चीज़ों से हो जाए तो यंग लोगों की जितनी समस्याएं हैं, गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ दे डोंट हैव एक्सेस टू द एक्चुअल गाइडेंस, तो हमेशा वो भटकते रहेंगे। उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमें करनी पड़ी। आज संसाधन है, एक्सेस है, लोग हैं, विजिलेंट लोग हैं जो बताना चाहते हैं कि भैया ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो कड़ी को सिर्फ जोड़ने की बात है और कुछ नहीं। मतलब बिहार के यूथ से मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अच्छे एग्जाम्पल सेट करेंगे और ज़बरदस्त कर रहे हैं। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, जिनको रास्ता नहीं दिख रहा है या जिनको बताने वाला कोई नहीं है, बस हमको उन तक शायद पहुँचने की ज़रूरत है, उन तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं वो बच्चे को समझाते हैं। मैं कहूँगा कि जो वहाँ के पेरेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी जब था तो मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, मेडिकल करूँ, या मतलब एक फलक बनाया जाता है घर में। मैं कहूँगा कि आप उस पेरेंट्स को समझाएं, मेरे पापा जैसे जो लोग हैं
या अन्य जो लोग हैं जो एक जिसके बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं, आप उनको कुछ बताइए कि भाई अपने बच्चे को कैसे तुम गाइडलाइन तो दे दो सही ढंग से कि वो कुछ अच्छा कर पाए, भटके ना उस सिचुएशन में वो। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो अभिभावक की जो अपेक्षा रहती है अपने बच्चों से, पेरेंट्स की जो अपेक्षा रहती है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं आपकी अपनी, उसका बोझ बच्चों पे न डालिए। तो जो वो हो सकता है उससे वो पहले ही महरूम हो जाता है। तो ये तो समझना पड़ेगा। अब वो पीढ़ी नहीं रही है कि पिताजी डंडा लेके पढ़ते थे और ठोक ठाक के उन्होंने कहा यही करना है और वही करते थे। नहीं तो अब बच्चे ऐसे हैं और ना ही माता पिता ऐसे हैं। तो एक तो चीज़ है कि अपनी अपेक्षाओं का, अपनी उम्मीदों का बोझ बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि सही समय पे जो सही फ्रीडम है वो देना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। अगर आपने बचपन में बहुत उसको प्रेशराइज किया कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, और बच्चा जैसे ही +2 करके आगे आया तब आपने छोड़ दिया उसको, क्योंकि उस समय आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके करियर को बिल्ड करने में। ये नहीं कि आपको उसको क्या बनाना है, वो क्या बनना चाहता है ये देखते हुए उस समय शायद आपको ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है। मैंने ज़्यादातर केसेस में यही देखा है कि +2 जब बच्चा करता है ग्रेजुएशन, तो उसके बाद माँ बाप ध्यान देना बंद कर देते हैं ऑलमोस्ट। वो अपना खुद ही कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो कंफ्यूज है, वो क्या करना चाहता है, या फिर इस पे ध्यान देना बंद कर दें कि वो क्या करना, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो एक लाइन बोल के उसका करा के छोड़ देता है। उसके पीछे उनकी अपनी जनरेशन की, ये जनरेशन गैप जो है वो समस्या है, उनका अपना पुराना डर है, इनसिक्योरिटी है। वो सब मैं जो बार बार कह रहा हूँ वर्ड की, इनसिक्योरिटी इतनी है कि लोग चाहते हैं कि हम भी सेफ़ रहें और ये आगे भी सेफ़ रहें। कई सलाह उनकी अच्छी भी होती हैं, बच्चों को चाहिए कि वो सजेशन सुने, अपना लॉजिकल चीज़ें करें। माँ बाप को चाहिए कि ये भी देखें कि वो क्या और कर सकता है। अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते मेरे समय में था, मैं भी अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन मुझे दिखता ही नहीं था फ्यूचर। वहाँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, जितनी फिल्में हैं, धोनी हो चाहे किसी की फिल्म उठाए, उसमें वो कहते हैं कि भैया झारखंड से। अभी जो ये पटना का जिसने क्रिकेट खेला है, ईशान ने, तो उसकी कहानी भी ये कि वो अच्छा खेलता था, लेकिन लोग उन्होंने कहा कि यहाँ तो है नहीं तो तुम झारखंड से खेलो, तो उसने झारखंड से खेलना शुरू किया। तो ऑप्शन आज ज़्यादा है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा पुश करने की। तो गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा रिलाय करिए अपने बच्चे के अपने टैलेंट पे, कमाल हो सकता है। मतलब ऑफ कोर्स आप जो चाहते हैं शायद वो ना हो, लेकिन कमाल हो सकता है। मेरे फादर या माता पिता ने ऐसा मुझे नहीं देखा कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, मैं जो चाहता वो कर, लेकिन उनको भी ठीक लगता है। आज की एक ठीक ठाक पहचान तो बनी है, लेकिन मैं इसको बहुत ठीक ठाक नहीं कहता। जॉब है, काम है, मैं तो उसको वैसे ही करता हूँ। ये बाहर से देखने का अपना अपना नज़रिया है। मेरे लिए तो ये रोज़ की नौकरी है, रोज़ अपना काम करना है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो आप एक मैं बात बताऊँ, मैं दर्शक के रूप में आपको बताता हूँ, आपको लोग अर्णव गोस्वामी की तरह देखते हैं। मतलब आपका चेहरा जो है बहुत हद तक मैच करता है। पहले जब मैं देखता था आपको पत्रकारिता में, मैं जब आया उससे पहले कॉलेज, पहले जब मतलब मैं शायद कॉलेज में था उस वक्त, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो आपका चेहरा जो उनसे मैच करता है, लोग ऐसा कहते हैं। तो और स्ट्रगल साथ आप लोगों ने किया, और एक बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जैसे लोग हैं, या रवीश कुमार जैसे लोग हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पत्रकारिता से इतर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये नज़ीर हैं। मैं अपने दर्शक को कहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक फ्रीडम दे, जैसा कि रवि सर ने कहा, आप फ्रीडम दीजिए उनको। बहुत अच्छा आपके जो एक आपकी इच्छा जो है, उस इच्छा पे वो खड़े उतरेंगे, आपकी जो मंशा है उस पर वो अच्छा करेंगे। और बिहार के जो यूथ हैं वो आप ऐसे रोल मॉडल को देखिए। आए दिन हम आपको अगले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। आप बने रहिए सीतामढ़ी ऑफिशियल के साथ, और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए बिहार राज्य पेज को।